यस, हम लोग बाहरी स्वरूप पुस्तकालय प्रसूची के बाहरी स्वरूप के दोष को देख रहे थे। और तो इसमें सबसे पहला दोष था कि इसको मुद्रण करवाने में अधिक समय लगता है, धन बहुत ज़्यादा व्यय करना होता है, बहुत श्रम करना होता है, और जो सूची होता है बहुत ही अनाकर्षक हो जाता है कुछ दिनों बाद, और ये सीमित पाठकों के द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता है, और ये अप टू डेट भी नहीं हो पाता है क्योंकि नई नई चीज़ें जो इसमें आती रहती हैं, और ये व्यवस्थित नहीं होता है। दूसरा जो चीज़ है वो मुद्रित पुस्तक स्वरूप। पहला तो पुस्तक या पंजिका स्वरूप हो गया, दूसरा प्रिंटेड बुक फॉर्म। पहला है बाउंड रजिस्टर फॉर्म, अभी प्रिंटेड पुस्तक स्वरूप ये हो गया। तो इसमें क्या होता है कि 19वीं सदी में जब इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचलन बढ़ा प्रिंटेड स्वरूप का, और इसका लाभ क्या है कि इसकी अनेक प्रतियां प्रकाशित की जा सकती हैं, इसका मूल्य निर्धारण करके इसको बेचा जा सकता है, पाठक इसको इच्छानुसार अपने घर ले जा सकते हैं, इसका उपयोग बहुत सरल है, स्थान कम घेरती है, पाठकों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विषयवार प्रकाशित किया जा सकता है। सीमाएँ, ये प्रकाशन बहुत महंगा होता है, प्रेस से प्रति तैयार करने में अधिक समय लगता है, प्रेस से मुद्रित होकर निकलते ही यह गत्यावधिक हो जाती है, ये थका देने वाला होता है और श्रम साध्य होता है। ये निश्चित या दिए गए समय पर संपूर्ण संग्रह को प्रकट नहीं करती या लचीली नहीं होती। लचीली मतलब कि अगर कोई नया चीज़ होता है उसको हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक बार प्रिंट हो गया उसमें हम कैसे जोड़ेंगे, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा निपुण कर्मियों की ज़रूरत होती है, और निपुण कर्मी आएंगे तो पैसे ज़्यादा लेंगे। अगला है पुलिंदानुमा स्वरूप, इसको बोलते हैं सीफ फॉर्म। तो ये क्या होता है, ये 1871 में इसका प्रादुर्भाव हुआ। 6x4 के माप का एक सुदृढ़ मजबूत कागज़ की पट्टियों के ऊपर इसको निर्मित किया जाता है, और इसकी बाईं ओर 2 छेद होते हैं, और इसको बहुत ही व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, टंकित करके अपने हाथों से लिख करके तैयार किया जाता है, और ये बहुत ही मजबूत गत्तों के फाइल में रखा जाता है, ठीक है। इसका मैं इमेज दूंगा, अभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा, बट वरना मैं अभी लाइव कर देता। यहाँ जहाँ रिकॉर्ड हो रहा वीडियो वहाँ इंटरनेट चलता ही नहीं, 0.5 KB का स्पीड, 2 KB का स्पीड ऐसे ही आता है। तो इसके जो गुण हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये अपेक्षाकृत कम खर्च वाला होता है, और पुस्तकालय के किसी भी भाग में इसको सरलता से लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, कम स्थान घेरता है। भौतिक स्वरूप इसके उपयोग में सहायक होता है। ये वर्ड क्रम ABCD या आ से ज्ञा तक इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो इसको खोजना भी आसानी होता है, और इसका प्रतियों का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है बिना अधिक श्रम किए, और इसमें मुद्रित और हस्तलिखित दोनों तरह के सूचियाँ शामिल की जा सकती हैं, और इसमें नवीन पुस्तकों की प्रविष्टियों को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये अप टू डेट रहता है। दोष इसमें ये कम टिकाऊ होता है, और ये अनाकर्षक हो जाता है बाद में, और ये फट जाता है किनारे किनारे से, और ये संघीय सूची के लिए अनुपयोगी होता है, और परणी का माप जो है वो 6x4 ही होने के कारण कई ऐसी प्रविष्टियां हैं वो इसमें नहीं आ पाती हैं। पत्रक स्वरूप, कार्ड फॉर्म, कार्ड की तरह जो होता है, ये 18वीं सदी में इसका शुरुआत भौतिक स्वरूप में था। इसकी जो माप है वो 5x3 था, और ये सुदृढ़ पत्रक होता है, और इसके बीचों बीच एक छेद होता है, और उससे एक पतली सी लोहे की दराज टाइप होता है, पीतल की छड़ होती है, उसमें इसको रख दिया जाता है, पेचदार घुंडी लगा होता है नॉब, उससे ये बाहर निकलता है और फिर अंदर भी जाता है। तो ये है, इसके गुण क्या क्या हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कार्ड वाला शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपलोड करूँगा डाउनलोड करके। इसका गुण जो है, सबसे पहले एक तो बिना हेर फेर के बहुत ही आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है, और इसमें नवीन प्रविष्टियों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। ये टिकाऊ होते हैं, ख़राब बहुत जल्दी नहीं होती हैं, और ये सुंदर भी लगता है देखने में, सुविधाजनक भी होता है, और आसानी से इसको खोजा जा सकता है, और ये प्रायः मुद्रित होता है।
इसका दोष भी है। सबसे पहले अपरिचित पाठक जो होता है उसको कठिनाई होती है कि किस तरह से इसको यूज करना, कैसे खोजा जाएगा। बहुत ही व्ययशील होता है, इसकी जो पेटिकाएँ होती हैं या जो स्ट्रक्चर होता है बहुत महंगा आता है, और ये श्रम साध्य भी है। और सूची की जो उपयोगिता बढ़ाने के लिए अधिक संदर्शिकाओं का उपयोग करना होता है, जिसका निर्माण श्रम, समय और धन साध्य होता है। इसके आकार बहुत बड़ा होता है और वृद्धि के साथ इसमें बढ़ता चला जाता है। पत्रकों को नष्ट करना और निकालना सरल होता है, कोई भी इसको ख़राब कर सकता है। और कई बार तो कुछ लोग ड्रॉअर ही बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको फिर रखना ही दिक्कत होता है। ये ज़्यादा स्थान घेर लेती है, और तो ये सारी चीज़ें इसकी कमियाँ हैं। दूसरी गैर पारंपरिक मतलब प्राचीन काल की। ये हम बोल सकते हैं कि पारंपरिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले की चीज़ों को पारंपरिक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद की चीज़ों को गैर पारंपरिक बोलते हैं। तो दृश्य अनुक्रमणिका स्वरूप, ये माइक्रो फिल्म वगैरह हो गया या ओपेक वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गैर पारंपरिक है। तो ये सारी चीज़ें गैर पारंपरिक होती हैं। तो पहला है दृश्य अनुक्रमणिका स्वरूप। इसमें क्या होता है कि ये इसका जो प्रयोग है वो ज़्यादातर व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों के पुस्तकालयों में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं होती है, तो वो लोग कर सकते हैं भाई। और इसमें जो पत्रिकाओं का आकार होता है वो 12.5 से 20 सेंटीमीटर तक का होता है, और एक कब्जेदार पॉकेट में इसको रखा जाता है। इसको कॉर्डेक्स वगैरह कहते हैं। तो ये बड़ा महंगा चीज़ है। सूक्ष्म स्वरूप सूची, ये इस प्रकार की सूचियों में पुस्तकों की समस्त प्रविष्टियाँ माइक्रोफिल्म्स में या माइक्रोफिश, ये FISH नहीं है, FICH ही, माइक्रोफिश पर अंकित की जाती हैं। और ये क्या होता है कि इसके लिए स्पेशल पर्दा लगाना चाहिए, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, तब ये दिखाई देता है, क्योंकि ये रील में, माइक्रोफिल्म एक रील में होता है, तो ये आम आदमी के लिए बड़ा ही मुश्किल का काम है। इसके गुण हैं, एक छोटे होते हैं, कम स्थान घेरते हैं, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे यूँ ही ले कर जाया जा सकता है, और ये अधिक प्रतियों को सुविधापूर्वक और कम खर्च में संरक्षित कर सकते हैं। बड़ा ही सरल और सुविधाजनक होता है। दोष इसका ये है कि बिना यंत्र की सहायता से पढ़ा नहीं जा सकता, और इसके लिए विशेष क्रियाओं की आवश्यकता होती है। ये बड़े पुस्तकालयों के लिए तो बहुत उपयोगी है, छोटे पुस्तकालयों के लिए खर्चीला है, क्योंकि वहाँ पे कम पुस्तकें होती हैं। यंत्र पठनीय प्रसूची या मार्क, तो मार्क भी इसी तरीके से है कि उसमें भी ये चुंबकीय फीते या चुंबकीय डिस्क के आधार पे ये सारी चीज़ों का संग्रह होता है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि वो सारी चीज़ें सेव करके रख दी जाती हैं और उसका प्रयोग होता है। तो मार्क का फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। 1967 में इस परियोजना की शुरुआत हुई, और इसने क्या क्या गुण इसमें हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि शीघ्रता और दक्षतापूर्वक इसको रखा जा सकता है, और किसी भी ग्रंथ तत्व जैसे लेखक, विषय, प्रकाशक, मूल्य, ये सारी चीज़ें तुरंत खोजा जा सकता है। पाठकों के लिए अनुकूल हैं, बहुत ही सरलता से प्रतियां बनाई जा सकती हैं। और अगला है, इसके कुछ कमियां भी हैं कि बहुत ही महंगी होती हैं और विकासशील देशों में अभी भी इसका प्रचलन नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोष हैं। भारत जैसे देशों में अभी हो रहा है, हर जगह पे मौजूद नहीं। तो CD रोम मतलब वो जो CD होता है, कैसेट आप जानती हो, तो वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उसमें अपलोड करके सेव करके रख सकते हैं। इसका लाभ क्या होता है कि इस CD को कहीं पे भी ले जाया सकता है। उसकी गुणवत्ता जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डेटा भी हम लोग सेव कर सकते हैं, और कम समय में बहुत ही उच्च गति से इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका उत्पादन बिक्री भी बहुत ही संभव है। हानियाँ क्या हैं? ये ऑफलाइन माध्यम है, तो ऑफलाइन कैटलॉग ऑनलाइन की अपेक्षा बहुत ही धीमा चलता है, और ऑनलाइन अभिगम की तुलना में CD रोम की गति बहुत ही धीमी होती है।
और ये पारंपरिक समस्याओं का भी सामना करता है। इसमें स्क्रैच आ जाते हैं, ये सारी समस्याएं। अगला है पुस्तकालय प्रसूची के भौतिक स्वरूपों की श्रेष्ठ विशेषताओं को सूचीबद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो कौन कौन से इसमें दो लोगों के बातों को तुलना करना था हमें। तो एक हंटर हैं और बेगबेल हैं, किस तरीके से ये सारे जितने भी हम लोगों ने कैटलॉगिंग के स्वरूप को जाना है, उन सारी चीज़ों में इन लोगों ने वो किया, तुलना किया है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे लग रहा है, और आएगा भी तो आप लिख लेंगे तुलना करना। अगला जो यूनिट है हमारा 7 आता है, उसमें प्रारूप के बारे में पूछा जाता है। फॉर्मेट, व्हाट इज़ फॉर्मेट एंड इट्स टाइप्स, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो पढ़ते हैं भाई। तो एक चीज़ है, उसका नाम है यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल। इसमें मशीन पठनीय ग्रंथात्मक अभिलेख को सूचना संग्रह के रूप में दर्शाया गया है। तो ये दो तरह का होता है। किस तरीके से सूचना को दर्शाया जाता है उसको बोलते हैं फॉर्मेट। किस तरीके से दर्शाया जाता है, उसका आरोप क्या है, और कोई भी मशीन किस तरह से उसको समझता है, उसका ढांचा क्या है, उसका संरचना क्या है, उसके अंतर विषय के अभिलेख किस तरीके से हैं, किस तरह से उसमें डाटा को प्रदर्शित किया जाता है, इस सारी चीज़ों को हम लोग फॉर्मेट कहते हैं। और ये इसको आरोप बोलते हैं हिंदी में। आरोप ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरनल फॉर्मेट एंड एक्सटर्नल फॉर्मेट। और इंटरनल को स्थानीय भी बोलते हैं, लोकल फॉर्मेट, और एक्सटर्नल को इंटरचेंज कम्युनिकेशन फॉर्मेट भी बोलते हैं। तो आंतरिक क्या होता है? आंतरिक या अस्थायी आरोप से तात्पर्य किसी सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित आरोप है। किसी भी सॉफ्टवेयर में जो अंतर्निहित फॉर्मेट है उसको हम बोलते हैं इसको। तो इसको आवश्यकता अनुसार बदला भी जा सकता है, और किसी बाहरी मानक के पालन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और जस्ट अ मिनट, इसमें इनपुट के जो नियम होते हैं बहुत ही सीमित होती हैं, जो प्रचलित प्रसूचीकरण संहिता एवं अभ्यास के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और इसके लिए अन्य प्रणाली और मानक विनिमय के अनुरूप होने आवश्यक हैं। इसका जो उद्देश्य है ये तो कम खर्चीला है, और इसके क्षमता में परिवर्तन भी किया जा सकता है। और इसको क्या है कि जो इंटरनल फॉर्मेट है इसको एक्सटर्नल फॉर्मेट में भी बदला जा सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भाई। और कंप्यूटर कार्यक्रम के द्वारा इसको प्राप्त भी किया जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पे इसको एक्सचेंज भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके फ़ायदे हैं। और एक्सटर्नल या एक्सचेंज या इंटरचेंज कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ये भी फॉर्मेट का एक रूप है, एक प्रकार है। और इस आरोप का उपयोग विभिन्न प्रणालियों के मध्य अभिलेख के विनिमय के लिए किया जाता है। जो अभिलेख होता है, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, पाठ्यपुस्तकें, ये सारी चीज़ें, इसके विनिमय के लिए इसका किया जाता है। प्रसूचियों के विनिमय के लिए किया जाता है, बेचने के लिए या अदला बदली करने के लिए किया जाता है। और ये लचीला होता है, या लचीला होना चाहिए, और ये डाटा विनिमय को बहुत ही सरल बनाता है। तो विनिमय तभी होगा जब सहमति होगा। तो इसमें सहमति वगैरह के बारे में सारी चीज़ें बताया गया। एक्सचेंज फॉर्मेट के बारे में हमें विस्तृत जानकारी थोड़ा सा जानना चाहिए। इसमें 3 प्रमुख घटक होते हैं। विनिमय आरोप या बाह्य संचार आरोप में इसमें 3 घटक होते हैं। एक तो एक परिभाषित भौतिक संरचना होती है, स्ट्रक्चर, दूसरा कंटेंट डिजिग्नेटर, और तीसरा रोल। ये 3 चीज़ें इसको संयोजित करती हैं। बाकी कई चीज़ें इसमें दी हुई हैं, उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत आता है ISBD। ये कई बार पूछा जा चुका है। ISBD इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। और
ISBD का ये फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य हम लोग जान लेते हैं। इसका ये किस तरीके से बना, क्या चीज़, इसको आप लोग देख सकते हैं। इफ्ला नाम की संस्था है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया था और उसके बाद फिर कोपेनहेगन में इसका सम्मेलन वगैरह हुआ था, तब जाकर ये ISBN बनाया गया। ये एक स्टैंडर्ड है, इस देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, बिब्लियोग्राफिक जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया इंटरनेशनल स्तर पर। तो ये स्टैंडर्ड है। तो इसका उद्देश्य है क्या? सबसे पहला एक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय, भाषा अवरोध और मशीन के सुपाठ रूपक। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विनिमय मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी चीज़ का स्रोतों का आदान प्रदान, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभिलेखों को तैयार करना और जिससे विभिन्न देशों के पुस्तकालयों या उसकी ग्रंथ सूचियों उसकी सुविधा को स्वीकार किया जा सके। दूसरी चीज़ जो भाषा अवरोध है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब कई लोगों को हिंदी समझ में आती है, कई लोगों को बांग्ला, कई लोगों को तमिल, ऐसे ही चाइनीज़, जापानीज़, ये सारे लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो सभी भाषाओं के पाठकों या यूजर्स को उनके भाषा में चीज़ें संभव करवाना, ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा मशीन पढ़ सके, मशीन सुपाठ्य रूप में रूपांतरित, मतलब ऐसी चीज़ें बनाना जिससे मशीन उस चीज़ को समझ सके। इसका स्कोप क्या है ISBD का? तो इसमें पुस्तकालय में संग्रहित सभी प्रकार की जो पाठ्य सामग्री है उसका प्रकार, क्रम, संयोजन, इसको ये निर्धारित करता है। और इसके विषय शीर्षक के स्वरूप, पत्र प्रविष्टि या अन्य प्रविष्टियाँ इसके द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। और जो ISBD है वो ग्रंथ परख पद्धतियों की उन विशेषताओं से भी मुक्त होता है जिनमें विचार की एकता का अभाव होता है, या इसमें मात्र प्रविष्टि ढांचा, पृष्ठांत विवरण, टिप्पणी, अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ, इससे संबंधित अंक को ही शामिल किया जाता है। इसका ये क्षेत्र बनावट इसका कैसा होता है? तो ISBD का जो बनावट है ये 7 क्षेत्रों में विभाजित है। सबसे पहले तो आख्या या लेखकीय विवरण, तो इसका विवरण दिया जाता है। संस्करण के क्षेत्र को विवरण, संस्करण कौन सा संस्करण है बुक का उसको बारे में बताया जाता है। अगला प्रकाशन कब हुआ ये सारी चीज़ें बताया जाता है, तिथि, स्थान, ये सारी चीज़ें। पृष्ठ आदि की संख्या, कितने पृष्ठ हैं, इसका आकार कैसा है, कौन कौन से पृष्ठों पर चित्र है, ये सारी चीज़ें। ग्रंथमाला का क्षेत्र क्या है, टिप्पणी क्षेत्र क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकृत ग्रंथांक, जिल्दबंदी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल किया जाता है। स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड उसके बारे में ये बताया है। दूसरा ISO 2709 2709, ये क्या है? ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ISO 2709 यह चुंबकीय टेप पर ग्रंथ परख सूचना विनिमय हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय मानक आरोप, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्सचेंज फॉर्मेट है। और इसका विकास जो है वो मूलतः लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा मार्क के फॉर्मेट में किया गया। और इसमें 4 चीज़ें हैं, अभिलेख लेवल, निर्देशिका, डेटा फील्ड, ये सारी चीज़ें इसमें। इसके लाभ भी हैं कि ये कम संख्या में अनिवार्य डेटा तत्वों को प्रदान करता है और सूचना समुदाय के सभी क्षेत्रों द्वारा वस्तुओं को पहचानने के लिए स्वीकृत किया जाता है। और यह उन अनिवार्य डेटा तत्वों को भी प्रदान करता है जिन्हें विवरणात्मक कार्यप्रणाली को समायोजित करने के लिए स्थिति के अनुरूप ढाला जा सके। और यह रिकॉर्ड बनाने वाली एजेंसी की कार्यप्रणालियों के अनुसार किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उपयोगी हो सकती है। और ये मूल एजेंसी पर रिकॉर्ड डेटा से संबंधित समूहों के उपचार से संबंधित में कार्यप्रणाली अधिरूपित कर सकती है। अगला है मार्क अभिलेख। तो हम लोग मार्क 21 वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है मार्क का मशीन रीडेबल कैटलॉग और कैटलॉगिंग, ये चीज़ है। तो मार्क 21 के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरीके से यूनिमार्क है, यूनिमार्क मतलब यूनिवर्सल मार्क, ये चीज़ है। मार्क 21, तो मार्क 20 एक नवीन प्रारूप है
और ये एलसी मार्क से ही बना हुआ है मार्क 21। और मार्क 21 में 3 डिजिट होते हैं, जैसे 090, 100, 245। इसका अलग अलग चीज़ होता है। जैसे 090 एक कॉल नंबर है, 100 लेखक से संबंधित टैग्स हैं, और 260 ये प्रकाशक से संबंधित हैं, 500 ये नोट से संबंधित चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं। एक फॉर्मेट फॉर बिब्लियोग्राफिक डेटा, फॉर्मेट फॉर अथॉरिटी डेटा, फॉर्मेट फॉर होल्डिंग डेटा, फॉर्मेट फॉर क्लासिफिकेशन डेटा, फॉर्मेट फॉर कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन डेटा। ग्रंथ सूची डेटा हेतु प्रारूप, प्राधिकरण डेटा हेतु प्रारूप, होल्डिंग डेटा के लिए प्रारूप, प्राकृतिक डेटा के लिए प्रारूप और समुदाय सूचना के लिए प्रारूप। तो ये मार्क 21 के बारे में दिया गया। तो पहली चीज़ जो इसमें बताया जाता है मार्क 21 में, बिब्लियोग्राफी मतलब ग्रंथ सूची, इससे संबंधित रिकॉर्ड के निर्माण, उसकी रचना या उसके विवरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अथॉरिटी जो उसमें लेखक होते हैं या जो शीर्षक होता है या कोई कंपनी जो होती है, ये सारे लोगों का इसमें डेटा रखा जाता है। और होल्डिंग डेटा के लिए प्रारूप, तो इसमें कई कोड, टैग, ये संकेतक, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होते हैं जिससे उसकी पहचान हो सके। वर्गीकृत डेटा के लिए भी प्रारूप, जैसे DDC, LC, ये सारी चीज़ें होती हैं। समुदाय सूचना के लिए भी प्रारूप होता है। तो ये मार्क 21 के बारे में था। और ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, इस पेज का फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाया। जस्ट वेट। उसका फ़ोटो क्लिक करके फिर रिकॉर्ड करते हैं।